देखिए भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी जो है 86 तक हमने पढ़ लिया था। आप 87 से पढ़ेंगे, 87 से 91 तक देखेंगे। पहले सहमति के बारे में। मत्ता तो आपको समझ में आ गई। मत्ता को एक बार 86, अब 85 और 86 था। 85 में सॉरी 85 86, 85 में क्या था आपका अनैच्छिक मत्ता और 86 में क्या था स्वैच्छिक मत्ता। ये कल बताया था ना। तो ये दोनों तो याद हो गए। 86 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 86 में आप क्या कहते हैं, 86 में बस इतना याद रखना कि मत्ता पूर्ण बचाव नहीं होती। जो 86 अनैच्छिक जो मत्ता होती 85 86 में दी थी, तो 85 में स्वैच्छिक मत्ता तो बचाव है, लेकिन अनैच्छिक मत्ता जो है बचाव नहीं होती। अनैच्छिक मत्ता बचाव नहीं होती, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या अनैच्छिक मत्ता बचाव नहीं है, तो फिर ये बचाव नहीं है तो फिर क्यों शामिल की गई। बचाव नहीं है तो क्यों शामिल की गई है। ये साधारण अपवादों में इसे शामिल करने की केवल और एक ही वजह है कि ये केवल उन अपराधों में बचाव होती है जहां आशय साबित करना आवश्यक होता है। जहां आशय आवश्यक है, केवल उन अपराधों में ये बचाव होती है। आशय आवश्यक होता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो बगैर आशय के नहीं हो सकते, तो केवल उन अपराधों में ही ये बचाव देती है आपको, अन्य अपराधों में बचाव नहीं देती। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां आशय और ज्ञान, आशय के साथ जो है ज्ञान भी होता है। तो आशय और ज्ञान होता है कुछ अपराधों में, आशय और ज्ञान। ज्ञान और आशय लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे अपराधों में अगर ज्ञान साबित हो जाता है तो फिर बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। तो केवल वो अपराध जहां केवल और केवल आशय देखा जाता है, केवल उन्हीं अपराधों में ये आपको बचाव देगी, ठीक है। बस इतना सा इसमें याद रखना है। धारा 86 आपको कब लाभ देगी, केवल तब जहां आशय आवश्यक है किसी कार्य को करने के लिए। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सम्मति देखेंगे। सम्मति से संबंधित धाराएं हैं जो आपकी 87 से लेकर 91 तक, 87 से लेके 91 तक जाती है। ये सेक्शन 87 से लेके 91 तक जाती है। जो आपकी सम्मति का बचाव भी कहते हैं इसे। कहां से कहां तक दिया है ये भी याद रखना। 87 से लेके 91 तक दिया गया है। ये भी एक लैटिन सूक्ति पर आधारित है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, ये याद रखना है। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है ये। इसका अर्थ होता है कि भैया जो किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है सहमत, जो खुद व्यक्ति जो जोखिम उठाता है या किसी कार्य के प्रति सहमति देने वाला व्यक्ति, उस कार्य से उसे क्षति नहीं होती। या सहमति देने वाला, सीधी सी इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे कार्य के प्रति सहमति देने वाला। कार्य के प्रति सहमति देने वाला, जो खुद सहमति दे रहा है कि भाई ये अपनी सहमति दे रहा है, उस कार्य सहमति देने वाले कर दीजिए, वाले को उससे क्षति नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है। जो खुद सहमति दे रहा है तो फिर उसको काहे की क्षति। जब आप खुद क्षति को स्वीकार कर रहे हो कि भैया ठीक है भैया, काम आपने अनुमति दी थी, अब जो अनुमति आपने कार्य में दी है उससे आपको क्षति हो जाए, उसके लिए फिर दूसरे को दोषी थोड़ी ना ठहराया जा सकता है। जिस कार्य की सहमति आपने दे दी है उस कार्य के लिए दूसरे को दोषी थोड़ी ना ठहराया जाता है। तो ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया से संबंधित है। सहमति देने वाला व्यक्ति जो है किसी अन्य को दोषी नहीं ठहरा सकता उस कार्य के लिए, ठीक है। अब ये सिद्धांत भी दो बातों पर आधारित है। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि हर व्यक्ति जो है अपने सर्वोत्तम हित को जो है निर्धारक होता है, अपना हित जानता है। हर व्यक्ति अपना हित जानता है, हर व्यक्ति अपना हित जानता है।
क्या हित जानता है? वो ये जानता है कि भाई क्या उसके लिए अच्छा है, वो क्या बुरा है। हर हर आदमी जानता है, आप भी जानते हो भाई कि आपके लिए क्या अच्छा है, वो क्या बुरा है। तो हर व्यक्ति अपने लिए जो है अपना जो है हित जानता है। और कोई भी व्यक्ति, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या से दूसरी क्या बात है कि कोई भी व्यक्ति जो है जो जानता है कि कोई कार्य उसके लिए हानिकारक है, वो उसके लिए सहमति नहीं देता। कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि कार्य हानिकारक है, वह उसके लिए सहमति नहीं देता। मतलब सभी व्यक्ति, आप जानेंगे कि ये कार्य खतरनाक है, तो क्या आप उसको सहमति उसके लिए सहमति देंगे? नहीं देंगे ना। तो ये दो ही सिद्धांतों पर आधारित है। सबसे पहले सिद्धांत तो ये कि हर व्यक्ति जानता है कि उसका हित किसमें है। दूसरा ये कि हर व्यक्ति जानता है कि कौन सा कार्य उसके लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। ठीक है। तो किस सूत्र पर आधारित है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है ये सूत्र, सहमति वाले। ठीक है। फिर उसमें कुछ धाराएं हैं जो अपन देखेंगे। इसमें धाराएं जो है अलग अलग बांटी हैं, सहमति के आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। और धारा 90 जो है आपकी, इसमें सहमति को बताया गया है। धारा 90 भी अपन आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया गया है कि कोई सहमति, स्वतंत्र सहमति कब नहीं कही जाती। ठीक है। तो धारा 90 में बताया गया है कि सहमति जो है कब सहमति मानी जाएगी। ठीक है। तो धारा 90 में बताया सम्मति जिसके संबंध में ज्ञात को भय या भ्रम के अधीन दी गई है। ठीक है। तो 90 में सहमति बताया गया, वही भय या भ्रम के अधीन दी गई हो तो फिर स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धारा 87। धारा 87 जो है आपकी कहती है, सेक्शन 87। ठीक है। 87 कहता है, देखिए, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति कारित करने का आशय ना हो, ना उसकी संभाव्यता का ज्ञान। ये कह रहा है किसी की सहमति से ऐसा कार्य जिससे मृत्यु की संभावना का ज्ञान ना हो या घोर उपति की संभावना का कोई ज्ञान ना हो, उसकी संभावना का ज्ञान ना हो, इस प्रकार की गया कोई कार्य कित्ते में के अधीन बचाव देता है धारा 87 के तहत। ये क्या कहता है? ये कहता है कोई बात जो मृत्यु या घोर उपति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता कर्ता मतलब जो काम कर रहा है वो व्यक्ति, कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोरोपति कारित होना संभव है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से जो 18 वर्ष से, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन की है, चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञान हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस अपहानि को जोखिम उठाने की सहमति दे दी है, इस बात द्वारा कारित होना संभव है। ये क्या कह रहा है भाई? ये धारा क्या कह रही है? धारा 87 के लिए तो कि दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो याद रखना है कि जो व्यक्ति की आप अपहानि कारित कर रहे हैं, जो अभियुक्त है, अभियुक्त अपहानि सहन करने वाला जो व्यक्ति है, उसकी सहमति प्राप्त कर ली हो पहले। तो अभियुक्त ने अपहानि सहन करने वाले व्यक्ति की क्या कर ली हो? सहमति प्राप्त कर ली हो। सहमति प्राप्त कर ली हो। पहला तो ये याद रखना है कि जिस व्यक्ति की भी आपने अपहानि की है उसकी आपको सहमति मिल चुकी हो। दूसरा दूसरा एज फैक्टर है कि जिसने सहमति दी है वो क्या होना चाहिए? 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। सहमति देने वाले की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक आयु की होना चाहिए। तीसरा, सहमति किस प्रकार से हो सकती है? अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। मतलब मुंह से बोलकर और कुछ आपके हाव भाव से भी हो सकती, दोनों बातें। मुंह से बोलकर भी हो सकती, आपने कहा भैया ठीक है आप करो हम तो तैयार है, एक तो ये हो गया। विवक्षित होती है आपके एक्टिविटी से। उदाहरण के लिए विवक्षित का उदाहरण ले क्या ले अपन? विवक्षित का उदाहरण अपन ये लेते हैं कि भैया आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उस खेल के जोखिम को भी जानते हो कि भाई बॉलें उछक के कई बार स्टेडियम के पार चली जाती हैं, कई बार जो है जहां लोग बैठे रहते हैं वहां भी आ जाती हैं और बॉल उतर के आपको लगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको विवक्षित सहमति दी है आपने, इसीलिए तो आप देखने गए हो। तो आपके हाव भाव से भी हो सकती है। अभिव्यक्त होती है, स्पष्ट रूप से आपने कहा, तो दोनों प्रकार की सहमतियां हो सकती हैं।
इसके अलावा जो सहमति दी है वो क्या होना चाहिए, वैध होनी चाहिए। सहमति कैसी होनी चाहिए, वैध। वैध का मतलब है धारा 90 की शर्तें पूरी होना चाहिए, किसी को भय या भ्रम के अधीन नहीं दी गई होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वही कार्य किया जाना चाहिए जो सहमतिकर्ता ने सहमति में किया था, तो वही कार्य होना चाहिए जो सहमतिकर्ता ने किया, वही कार्य। ऐसा नहीं कि सहमति किसी और कार्य की कह रहा है वही कार्य आप काम कोई दूसरा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो कार्य की उसने सहमति दी वही कार्य आपके द्वारा किया गया हो, ठीक है। लास्ट जो है इसका वो है इंपॉर्टेंट कि जो आपने सहमति दी है ना तो आपका मृत्यु करने का आशय हो, ना घोरोपति कारित करने का आशय हो। ना तो मृत्यु करने का आशय हो आपका, और ना ही जो है घोरोपति कारित करने का कोई आशय हो। बगैर आशय के होने चाहिए, कहने का मतलब ये है कि बगैर आशय के होना चाहिए, ना तो मृत्यु कारित करने का आशय हो, ना घोरोपति कारित करने का आशय हो। अगर ये सारी चीजें हैं आपकी सहमति में तो फिर धारा 87 का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ये सारी चीजें सिद्ध कर देते हो कि भाई सहमति देने वाले की एज जो है 18 वर्ष थी, सहमति जिसने दी वो 18 वर्ष थी, उसने स्वतंत्र सहमति दी थी, उसकी सहमति वैध थी, और जो सहमति दी थी वही कार्य हमने जो है किया है, और ना तो हमारा मृत्यु करने का आशय था और ना ही घोरोपति कारित करने का था। अगर ये सारी बातें आप साबित कर देते हो तो फिर आपको जो है इस धारा का यानी धारा 87 का जो है लाभ मिल जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण हो रहा है इसमें, उदाहरण इसमें देखेंगे 87 में एक उदाहरण दे रखा है, देखिए। आ और या आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं, मतलब खेल कूद करते हैं, जो कुश्ती वगैरह होती है ना गांव में, उसके बारे में कह रहा है। इस सहमति में किसी अपहानी को जो ऐसे पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो, उठाने की हर एक की सम्मति विवक्षित है, और यदि का यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए या को उपधिकारित कर देता है तो का ने कोई अपराध नहीं किया। वही कह रहा है कि भाई कुश्ती का खेल हो रहा है गांव में होता है अधिकतर, और दोनों लोग भैया सहमत हो गए कि चलो अपन कुश्ती करेंगे लड़ेंगे, तो ये कह रहा है खेलों के नियमों के अनुकूल। ऐसा नहीं कि खेल के नियम से अन्यथा आपने जानबूझकर कर दिया आशय पूर्वक, तो वो तो फिर अपराध ही हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि खेल के नियम के अनुसार अब मान लो कुश्ती हो रही, किसी ने उठा के पटक दिया, और खेल के आप पटक दिया, मान लो लग गया, उससे ज्यादा लग गया या घोरोपति हो गया, और उसका ऐसा कोई आशय नहीं था। खेल में हो जाता है ना जो उसमें आपने पटक दिया, हालांकि खेल के अनुसार ही कर रहे थे, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि आपने फेंका ठीक तरीके से नहीं फेंक पाया और उसको चोट हो गया, घोरोपति हो गया। तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो इसमें क्या मानी जाएगी, उनकी विवक्षित सहमति मानी जाएगी। अभिव्यक्त क्यों नहीं है, विवक्षित इसलिए कि भाई जब आप खेल रहे हो तो आप जानते भी हो कि जो खेल है उसमें लग सकती है, चोटें आ सकती हैं, जो खेल आप खेलने जा रहे हो उसमें चोटें वगैरह आदि आ सकती हैं, लेकिन शर्त बस यही है कि ऐसी सहमति देने वाले की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक। सहमति देने वाले की आयु कितनी होनी चाहिए इसमें, 18 वर्ष से अधिक। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि धारा 87 के तहत सहमति देने वाले की आयु होती है 18 वर्ष। एक जगह 12 भी आएगा, वो बाद में देखेंगे कब आएगा 12। तो अभी याद रखें कि 18 वर्ष होती है इसमें, 87 में सहमति देने वाले की आयु कितनी होती है, 18 वर्ष। अब देखिए सेक्शन 88, सब सहमतियों से संबंधित है धाराएं। धारा 88 कहती है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं हो। ये क्या कह रहा है, फायदे के लिए, फायदे के लिए, बस इतना याद रखना है। ये कह रहा है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य, मतलब आप किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से कोई कार्य करते हैं, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई, ये सारे जो सहमति की धारा है सब में आएगी ये बात। जो कोई बात मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है, जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावना पूर्वक की जाए और जिसे उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त हो चाहे विवक्षित दे दी हो, कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो, कारित होने की संभावना कर्ता को ज्ञात हो। मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अब कोई काम किया जाता है और वो संभावना तो पता है, लेकिन जानबूझ के मृत्यु कारित करने का कोई आशय वैसा आशय जो है उस व्यक्ति का आदि का नहीं है,
तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सहमति दे देता है और उसकी सहमति के अनुसरण में उसके फायदे के लिए अगर कोई कार्य किया जाता है, वो बात अलग है कि कोई नुकसान हो जाता है उसमें, ठीक है। ये डॉक्टरों वाला अधिकतर है कि भी डॉक्टरों को संरक्षण, एक तरीके से डॉक्टरों को, कि डॉक्टर आपके फायदे के लिए काम कर रहा है, आपका इलाज कर रहा है, उसका मारने का आशा नहीं कि वो आपका ऑपरेशन करे और आपको मार डाले, ऐसा कोई इरादा नहीं, आपको बचाने के लिए वो काम करता है। क्या करता है वो? आपको बचाने के लिए काम करता है ना, आपके फायदे के लिए करता है, और आपने उसको सहमति दे दी है, ठीक है। आपने उसको क्या कर दी है? सहमति दे दी है, और सहमति के अनुसार में डॉक्टर काम करता है, गुड फेथ में काम कर रहा है, आपको बचाने के लिए काम कर रहा है, मृत्यु करने का आशय उसका कुछ है नहीं। तो ऐसे में अगर वो कार्य करता है और उसके कार्य के परिणाम स्वरूप अगर कोई अपहानि हो जाती है, तो कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसी अपहानि पहुंचाता है, वो इस धारा के अधीन बचाव ले सकता है, अगर वो सहमति से कार्य करता है तो। अब बात आती है कि धारा 88 की में जो है, धारा 88 के लिए क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए। देखो 87 में थी, पहला तो ये शर्त है कि अभियुक्त ने अपहानि सहन करने वाले व्यक्ति की सहमति पर कार्य किया हो। पहला तो यही है, सहमति से कार्य किया हो। ये तो सभी में है भाई, सहमति से कार्य होना चाहिए, ये तो सभी में शर्त रहेगी, कॉमन शर्त है ये तो। दूसरा, सहमति दाता की आयु कितना होना चाहिए। अब हर सेक्शन में तो 18 ना आएगा ना, इसमें सहमति की आयु कितनी, इसमें 12 वर्ष है। इसमें जो है देखिए, आईपीसी में सहमति की आयु अगर कोई पूछे आपसे तो आप क्या लगाएंगे? 12 वर्ष। आईपीसी में सहमति देने के लिए 12 वर्ष का व्यक्ति सक्षम माना जाता है। आईपीसी में सहमति की आयु के लिए कोई व्यक्ति कब सक्षम माना जाता है? 12 वर्ष का आयु जो है सक्षम माना जाता है सहमति देने के लिए आईपीसी में। अपराधों के बारे में कह रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक है। तो अपराधों के बारे में जो सहमति देने के लिए 12 साल का बच्चा भी सक्षम होता है, ठीक। लेकिन 18 और 12 में दोनों में अंतर, फिर वो देखेंगे क्या अंतर उन दोनों में। पहले इसको पूरा पढ़ेंगे सहमति को, फिर देखेंगे 18 और 12 में क्या अंतर हो, कब 12 वर्ष है और कब 18 वर्ष है, ठीक है। तो पहले याद रखें कि सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है 12 साल से अधिक का व्यक्ति, जो 12 साल से अधिक का व्यक्ति वो सहमति दे सकता है, ठीक। तो पहला तो ये हो गया कि सहमति होना चाहिए। दूसरा जो है, जो सहमति देने वाला व्यक्ति है, एक तो 12 साल से ऊपर का हो, 12 प्लस का हो, और स्वस्थ चित्त हो, मतलब स्वस्थ चित्त हो, ऐसा पागल वगैरह ना हो, ठीक है। तीसरा जो है, जो सहमति है कैसी होना चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो सहमति दी गई उस व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए, ठीक है। फायदे के लिए होना, ये सबसे जरूरी बात, फायदे की बात है इसमें, तो उस व्यक्ति के फायदे के लिए होना चाहिए। और जो कार्य किया गया है वो कैसा होना चाहिए? सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, सद्भावना, सद्भावना भी होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जानबूझ के आप उसको नुकसान पहुंचाएं। और तीसरा तो आप जानते ही हैं कि भी मृत्यु कारित करने के आशय से ना किया गया हो, चाहे भले ही तत्समय घोरोपति का आशय रहा हो या मृत्यु या घोरोपति कारित होने की संभावना का ज्ञान रहा हो। मतलब ज्ञान भले ही हो आपको, देखिए एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो इस बात का ज्ञान तो रहता है उसे कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं हो सकता है कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो ज्ञान उसमें अलग बात हो जाती है। क्योंकि जब भी हम कोई जोखिम का काम करते हैं तो ये संभावना अवश्य रहती है कि हो सकता है कि अगर हम फेल हो गए, हम सही तरीके से नहीं कर पाए, तो हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ये ज्ञान था, लेकिन आशय नहीं था, कोई आशय नहीं था, ठीक है। तो ज्ञान भले ही हो लेकिन आशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशय ना हो उसे, ठीक है, आशय ना हो। तो इसमें एक उदाहरण दे रखा है, देखिए डॉक्टर का ही दे रखा है। का एक शल्य चिकित्सक है, जानती हूँ कि एक विशेष शल्य क्रम से या जो एक वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त मृत्यु कारित होने की संभावना है, किंतु या की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए वो सद्भावना पूर्वक या के फायदे के लिए शासक या की सम्मति से या पर शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। ये डॉक्टरों को बचाव है पूर्ण रूप से कि या जो है 12 वर्ष 89 में है, इसमें भी सब में 12 वर्ष है, बराबर 12 वर्ष तो 89 में वो स्पेशली लिखा है, ठीक है। देखिए 18 वर्ष केवल एक जगह अप्लाई होती है, वो अपन देखेंगे। 18 वर्ष एक ही जगह अप्लाई होती है, ठीक है। 18 वर्ष अप्लाई केवल तब होती है जब सम्मति देने वाला मृत्यु की कोई जो संभावना है उसकी सहमति देता है, उसमें लागू होती, बाकी 12 वर्ष ही चलती है सब जगह, ठीक है, ठीक है। याद रखेंगे, ये अभी मैंने बताया ना, इसको अपन क्लियर करेंगे। तो ये सारी शर्तें इसमें होना चाहिए, तो डॉक्टर का बचाव इसी में मिला है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई वो डॉक्टर जो है, कोई व्यक्ति है जो वेदना से पीड़ित है, उस व्यक्ति की, अब देखिए
डॉक्टर लोग जब आप इलाज कराने जाते हैं, ऑपरेशन के जब डॉक्टर करते हैं, सर्जन जो होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं सर्जन, अब वो आपका जब ऑपरेशन करते हैं तो एक फॉर्म बना लेते हैं, सहमति का फॉर्म। तो यहाँ सहमति का फॉर्म आपसे भरा लेंगे, या आपकी तरफ से आपके प्रतिनिधि हो सकते हैं, अगर आपने इस लायक नहीं है कि भर पा रहे हैं तो आपकी तरफ से आपके घर वाले वगैरह भर देते हैं, वो भी बात आएगी आगे। तो उनसे फॉर्म भरा लिया जाता है। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो उसके लिए फिर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो क्योंकि डॉक्टर आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही यही कह रहा है कि अगर सहमति देने के, तो याद रखें, पहला तो मोटा मोटा याद रखना कि सहमति देने के लिए आयु कितनी है, 12 वर्ष। ये सब में लागू होगी, ये बात सभी में लागू होगी, ध्यान रखना, सभी सेक्शनों में लागू होगी, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई विशेष सेक्शन में लागू हो रही। हाँ, 18 वाली बात जरूर पर्टिकुलर किसी सेक्शन में लागू होगी, लेकिन ये वाली बात सभी में लागू होगी, किसी भी अपराध, चाहे आप उसको 88 कह लो, चाहे 89 कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, ये वाली बात सभी में लागू होगी, 12 वर्ष वाली। तो सहमति के लिए जो एज है वो 12 ही वर्ष है, याद रखना, ये सभी में लागू होगी। हाँ, 18 वाली बात जरूर पर्टिकुलर किसी सेक्शन में लागू होती है ना। जो सहमति सहन करने वाली जब बात आती है तो उसमें पर्टिकुलर 18 वर्ष वाली बात आ जाती है। सहमति सहन जो कोई व्यक्ति करता है मृत्यु या गुरुपति की, तो वहां जरूर 18 वर्ष वाली बात आ जाती है। बाकी इसी सेक्शन में जो है, सभी सेक्शनों में सहमति के लिए एज आप मान के चलिए 12 ही वर्ष है, ठीक है। पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा, उसमें स्पेशली कह रखा है एज के लिए, तो याद रखें। तो सहमति की एज 12 वर्ष है, ठीक है। अगर आप सहमति देते हो तो 12 वर्ष की हो तो सहमति दे सकते हो, ठीक। अब 88 हो गया। इसमें एक केस था सुकुरु कविराज का 1878 का, हालांकि इसमें कोई केस इंपॉर्टेंट नहीं है। सुकुरु कविराज, कविराज है ये, सुकुरु कविराज का केस है ये 1887 का। अठारह सौ सतासी का था। इसमें जो है एक डॉक्टर था, उसने पाइल्स का इंजेक्शन, इसको पाइल्स की बीमारी थी, पाइल्स की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने एक साधारण चाकू से इसका इलाज कर दिया। तो डॉक्टर को जो है इस धारा का बचाव नहीं दिया गया, डॉक्टर को जो है इस धारा का बचाव नहीं दिया गया। एक मिनट, इसमें जो है डॉक्टर को क्या नहीं दिया गया, बचाव नहीं दिया गया। इसमें डॉक्टर को क्या नहीं दिया गया, बचाव क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि उसने साधारण चाकू से जो है उसके पाइल्स का इलाज कर दिया था। क्योंकि डॉक्टर हो भाई, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, आपसे लापरवाही पूर्ण का तरीके से अगर आप करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया है। जब सद्भावना पूर्वक कार्य नहीं किया तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस धारा के अधीन बचाव नहीं मिलेगा, भले ही उन्होंने सहमति दी हो, लेकिन आपका जो कार्य था वो गुड फेथ में नहीं था, सद्भावना पूर्वक नहीं था। तो इसमें जो है डॉक्टर को बचाव नहीं मिला। अब देखिए 89 कहता है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। ये सब इसी के आगे के बड़े रूप हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से, संरक्षक द्वारा है ये, ठीक है, संरक्षक द्वारा, बस इतना याद रखना है, या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। तो संरक्षक की सहमति से, जो पहले कहा था कि जब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो व्यक्ति सहमति देना चाहता है वो सहमति देने की अवस्था में नहीं, बेहोश हो गया मान लीजिए, अब उसका इलाज करना है, तो उसकी तरफ से फिर कौन सहमति देगा, उसकी तरफ से संरक्षक देगा। आपका कोई पागल व्यक्ति है, कोई व्यक्ति पागल है, उन्मुक्त है, तो ऐसे में कौन सहमति, वो तो खुद तो दे नहीं सकता सहमति, तो फिर उसकी तरफ से संरक्षक के द्वारा जो है सहमति दी जा सकती है, ठीक है। तो ये सहमति है संरक्षक के द्वारा। ये धारा कहती है कि कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक उसके संरक्षक के या विधिपूर्ण पारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से की जाए, किसी ऐसी हानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभावना का कर्ता को ज्ञात हो, परंतु लिखा है इसमें। कुल मिला के ये कह रहा है कि सहमति जो है संरक्षक के द्वारा दी जाती है, और संरक्षक के द्वारा सहमति कब दी जाती है, जो 12 वर्ष से कम आयु के या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए, जो 12 वर्ष से कम आयु के, क्या कह रहा है, 12 वर्ष से कम आयु के, ठीक है,
12 वर्ष से कम, देखिए 12 वर्ष से कम आयु के इसलिए लिखा है कि 12 वर्ष से सहमति देने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि इस धारा से ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि सहमति देने के लिए कोई व्यक्ति कब सक्षम है। ये धारा आपको ये जरूर बता देती है, स्पष्ट नहीं बता रही, लेकिन हाँ आपको इस वाला जो पैराग्राफ लिखा है इससे ये स्पष्ट कर रही है कि सहमति देने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होता है। तो ये धारा आपको ये जरूर स्पष्ट करती है कि सहमति देने के लिए 12 वर्ष से अधिक का व्यक्ति सक्षम होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, 12 वर्ष से कम आयु के, यानी कि 12 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है। तब कोई व्यक्ति अगर 12 वर्ष से कम आयु का है और वो सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है तो उसकी तरफ से सहमति कौन देगा, स्वाभाविक सी बात है उसकी तरफ से उसका गार्जियन, संरक्षक या गार्जियन जो भी है वो सहमति दे सकता है। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ, इससे ये स्पष्ट हुआ इस धारा से कि सहमति देने की आयु कितनी है, 12 वर्ष, ये स्पष्ट हुआ। लेकिन ये नहीं कहा गया इसमें कि भाई 12 वर्ष का देगा, ये कह रहा है 12 वर्ष से कम आयु का बालक, 12 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसका संरक्षक क्या दे सकता है, सहमति दे सकता है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी धाराएं जो है 18 वाली बात छोड़ दी जाए तो वहां की जितनी भी धाराएं हैं उनमें जो है 18 वाली बात भी अपन देखेंगे, पहले इसको देखें फिर देखते हैं आगे, ठीक है, कि भाई उसमें क्या है, वो कब 18 वर्ष की वाली जो है जो क्या कहते हैं सहमति होती है। अब इसमें 2-3, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ये जो है दे रखे हैं। पहला तो अपवाद है, पहला लिखा है परंतु इस अपवाद का विस्तार मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर ना होगा। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो धारा लागू नहीं होगी यदि आपका मृत्यु कारित करने का जो है कोई आशय रहा हो या प्रयत्न करते हैं आप, तो उस पर लागू नहीं है। तो दूसरा कहता है इस अपवाद का विस्तार मृत्यु अगुरुपति के निवारण के या किसी रोग या अंग शैथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन की किसी ऐसी बात करने पर ना होगा जिसे करने वाला व्यक्ति चाहता हो मृत्यु कारित होना संभव। ये कह रहा है कुल मिला के रोग वगैरह बचाने के लिए आप करते हैं तो ये लाभ मिलेगा, अन्यथा अन्य कोई अपहानि करने के लिए अगर आप इस धारा का बचाव लेना चाहते हैं तो इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त तो ये याद रखें जी, एक यही हो गया कि 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति होना चाहिए अगर संरक्षक उसकी सहमति देता है तो, ठीक है। दूसरा कार्य कैसा होना चाहिए, वही सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, जो कॉमन बात है। तीसरा कहता है कार्य अभिभावक या उस व्यक्ति द्वारा जो प्राधिकार उस व्यक्ति पर रखता है स्वयं किया गया हो या उसकी सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया हो, या तो वो स्वयं करता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसकी सहमति से कोई दूसरा व्यक्ति इस बालक के फायदे के लिए को ही लाभ इस धारा के अधीन मिलेगा, किसी अन्य व्यक्ति को इस धारा के अधीन लाभ नहीं मिलेगा। तो मोटे तौर पर आपको केवल बस सेक्शन याद रखना और ये याद रखना और ये वाली आयु याद रखना, ठीक। ये 2 चीजें आपको याद रखना, संरक्षक के द्वारा जो सहमति के जो फैक्ट वो सेम ही चलेंगे, जो पहले फैक्ट थे सभी में सेम ही चलेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो सहमति है, सहमति देने के लिए जो आयु है वो कितनी है, 12 वर्ष है, ठीक है। 18 साल की बात केवल एक सेक्शन में अप्लाई होगी, जो पहला वाला सेक्शन था उसमें, ठीक। अब देखिए इसके बाद सम्मति का अर्थ, धारा 90 में बताया है सम्मति का अर्थ, 90 में क्या है, अर्थ, काय का अर्थ बताया है, सम्मति का अर्थ बताया है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस अधिनियम की किसी धारा से आश्रित है, यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति की क्षति भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो, और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति ये जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप सम्मति दी गई थी। दूसरा उन्मत्त व्यक्ति और शिशु की, तीन तरीके की है। तो पहला तो ये कह रहा है कि कोई सहमति अपहानि के भय में दी जाती है, तब सहमति अपहानि के भय में, मतलब आपने किसी को डरा दिया, धमका दिया और उसने अपनी सहमति दे दी। दूसरा वो व्यक्ति तथ्य के भ्रम में है, तथ्य के भ्रम में है, उसे पता नहीं एक्चुअल कंडीशन क्या है, एक्चुअल स्थिति क्या है, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। ऐसी सहमति क्या नहीं मानी जाएगी, स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, सीधी सी बात है, स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, स्वतंत्र कब नहीं मानी जाएगी, जब वो व्यक्ति जिसको सहमति दी जाती है, जिस व्यक्ति को आप सहमति देते हैं, वो व्यक्ति भी इस बात से परिचित हो कि ये व्यक्ति जो है भय के अधीन सहमति दे रहा है या भ्रम के अधीन सहमति दे रहा है, तब ये दोनों बातें तभी अप्लाई होंगी। जैसे हमने आपको सहमति दिया और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम भय के अधीन आपको सहमति दे रहे हैं, तो ये बात आप पे अप्लाई होगी। हम भले ही भय के अधीन सहमति दे रहे हो लेकिन आप इस बात से परिचित नहीं है, आप सोच रहे स्वतंत्र दे रहा है,
तो फिर आपको बचाव मिल जाएगा। या मान लीजिए हम भ्रम के अधीन है और आपको पता नहीं है कि हम भ्रम के अधीन है, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बिल्कुल सही तरीके से सहमति दे रहा है, आपको ऐसा नहीं पता है कि ये भ्रम के अधीन सहमति दे रहा है, तो भी आपको इस धारा का बचाव मिल जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भय और भ्रम के अधीन सहमति दे रहा है और आप भी इन दोनों बातों को अच्छी तरीके से या कह लीजिए भली भांति से जानते हैं, तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन इसमें हो गया। इसके अलावा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा सहमति दी जाती है, या विकृत व्यक्ति द्वारा सहमति दी जाती है, या मत व्यक्ति द्वारा जो है सहमति दी जाती है। लास्ट में लिखे हैं दूसरे में, उन्मत्त व्यक्ति अशिशु। ठीक है, जबकि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो शिशु के बारे में, यदि सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम का है। ठीक, तो तीनों के बारे में आ रहा है, 12 वर्ष से कम आयु का है बालक, या कोई पागल है, या मत है। ठीक है, ये तीनों के बारे में आ रहा है। 12 से माइनस कर दीजिए, इधर कर दीजिए -12, 12 साल से कम का है कोई व्यक्ति। ठीक है, या कैसा है, पागल लिख लीजिए सीधा, पागल है कोई व्यक्ति, या जो है शराबी है, एक तरीके से नशे में है, मत्त व्यक्ति है, मत या मत्ता कह लीजिए, मत्ता में है, नशे में है, नशे की हालत में है। ठीक है, तो इन लोगों की सहमति किसी भी दशा में स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी, इनकी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। इनकी सहमति का तो आपको बचाव ही नहीं मिलेगा, इनकी सहमति किसी भी दशा में स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। अगर आप 12 वर्ष से कम आयु के बालक की सहमति ले लिए, तो आप जानते ही हो कि आईपीसी कहती कि भाई 12 साल से कम आयु का बालक तो सहमति दे ही नहीं सकता, और फिर काय की सहमति आप बचाव लो कि नहीं वो बालक ने मुझे सहमति दी थी, तो बचाव नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, पागल व्यक्ति की सहमति भी स्वतंत्र नहीं मानी जाती, तो भी आपको बचाव नहीं मिलेगा। तीसरा, अगर कोई नशे की हालत में और आप कहते हैं कि साहब नशे की हालत में मैंने इससे सहमति ले ली थी, तो भी आपको इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा, इसमें बचाव नहीं मिलेगा। यहाँ बचाव मिल सकता है अगर आप नहीं जानते थे कि वो भय या भ्रम के अधीन सहमति दे रहा है। ठीक है, यहाँ बचाव आपको मिल सकता है अगर आप इस बात से परिचित नहीं थे, आपको लगता है कि जो व्यक्ति सहमति दे रहा है वो बिल्कुल स्वतंत्र दे रहा है, तो इन दो कंडीशंस में तो आपको लाभ मिल सकता है, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो कोई सहमति स्वतंत्र सहमति कब कही जाती है, जब वो भय या भ्रम के अधीन ना दी गई हो, उल्टा कहेंगे उसे, जब कोई सहमति भय या भ्रम के अधीन दी जाती है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं कही जाती। और शिशु और बालक के मामले में और पागल के मामले में तो आपको कोई बचाव मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। ये हो गया आपका 90। तो रिपीट करिए ना इसको। अब 91 तो ऐसा, 91 तो ये कह रहा है कि कोई सहमति में बचाव आपको मिलेगा ही नहीं। सम्मति में जो है ये कहता है ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना स्वतः अपराध है। सेक्शन 91 क्या कहता है, ऐसे कार्य जो स्वतः अपराध है, स्वतः अपराध है, मतलब ये कह रहा है कि इन कार्यों में आपको कोई बचाव नहीं मिलेगा, ये अपने आप में अपराध है, इसमें सम्मति वम्मति का कोई आपको बचाव नहीं मिलेगा। ये कार्य क्या माने गए हैं, अपने आप में जो है अपराध माने गए हैं। कुल मिला के जो आपकी धारा 87, 88, 89 में है उसका जो है अपवाद है एक तरीके से। ये जो धारा है ये कह रही है धारा 87, 88, 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध हैं। जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है, जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों के कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभावना हो। ये कह रहा है जिन कार्यों, कुल मिला के ये कठोर दायित्व मान लो आप, कठोर दायित्व एक तरीके से कठोर दायित्व है जिनको विधि ने अपने आप में दंडनीय बना दिया है। तो अगर कोई कृत्य अपने आप में दंडनीय बना दिया गया है विधि के द्वारा, और उस कार्य के लिए अगर आप सहमति ले लो तो फिर आपको बचाव नहीं। ठीक है, इतना याद रखें, ये कठोर दायित्व मान लो आप एक तरीके से, कि अगर किसी विधि ने किसी अपराध को दंडनीय बना दिया है तो भैया फिर वो अपराध ही माना जाएगा, भले ही आपने सहमति ले ली। जैसे कि अपन जो एक्ट पढ़ रहे थे अभी गर्भधारण वाला, तो उसी का एक इसमें उदाहरण दे रखा है कि गर्भपात कराना, तो गर्भपात कराने को तो दंडनीय बनाया है सरकार ने,
एक अपवाद जरूर है कि महिला की जान बचाने के लिए किया जाता है, तो वो अपराध नहीं है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर महिला की जान बचाने के लिए अगर गर्भपात कारित किया जाता है उसका, तो वो कोई अपराध नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी महिला का गर्भपात कारित करते हैं और ये बचाव लेते हैं कि साहब उसकी या उसके घर वालों की हमने सहमति ले ली थी, तो फिर आपको इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कार्य अपने आप में क्या घोषित किया गया है, अपराध घोषित किया गया है। तो जब कोई कार्य अपने आप में अपराध घोषित किया गया हो, तो ऐसे कार्यों में जो है क्या नहीं दिया जा सकता, ऐसे कार्यों में जो है आपको सहमति का बचाव नहीं ले सकते। अब आ जाइए सीधे उठ के आपके पहला सेक्शन पे 87 पे, इसमें 18 वर्ष थे। अब भैया 18 और ये क्या था देखिए, एक मिनट, एक इसमें उदाहरण वगैरह थे, कुछ नहीं थे। अच्छा आगे है उधर, 87 पे आ जाइए। 87 कहता है सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गुरुपति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभावना का ज्ञान। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मृत्यु या गुरुपति कारित करने का ना हो ना ही उसकी संभावना का ज्ञान हो। सहमति ये एक तरीके से जोखिम उठाना है। क्या उठाना है, जोखिम उठाने की बात है। इस धारा के लिए जो है जोखिम उठाने वाली बात है, जोखिम उठाना, मृत्यु का जोखिम। ये काय का जोखिम उठा रहा है, मृत्यु तक का जोखिम उठा रहे हैं आप, मृत्यु का जोखिम या घोरोपति का जोखिम आप खुद उठा रहे हैं। जब बात आती है कि कोई व्यक्ति अगर मृत्यु का जोखिम उठाने की बात करता है, मृत्यु के जोखिम उठाने के लिए आयु कितनी हो जाती है, 18 वर्ष। इसके लिए 12 वर्ष नहीं चलेगा। अगर जहां मृत्यु या घोरोपति के जोखिम उठाने की कोई बात आ जाती है, तो वहां एज के फैक्टर कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। इसमें एक केस था दशरथ पासवान का, दशरथ पासवान। अगर क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति मृत्यु का जोखिम उठाता है और सहमति देता है, तो उसके लिए मृत्यु के जोखिम उठाने के लिए एज हमेशा 18 है। मृत्यु के जोखिम की बात है तो 18 है सहमति की आयु, उसमें 18 वर्ष ही होगी, 12 वर्ष उसमें नहीं चलेगी। बाकी सभी धाराओं में आपकी 12 ही वर्ष चलेगी। बाकी सभी धाराओं की अगर बात करें तो सहमति की एज आपकी 12 ही वर्ष है। लेकिन जहां मृत्यु के जोखिम को उठाने की बात आ जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है, तो फिर उसके लिए जो है एज हो जाएगी 18 वर्ष। ये आप दशरथ पासवान का केस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये दशरथ पासवान का केस था, दशरथ पासवान का जो है केस केस था। एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट में थोड़ा देख लूं इसको, केस को थोड़ा। अ, हाँ देखिए क्या था कि जब पासवान जी थे, ये कक्षा 10 में पढ़ते होंगे, 10 या 12 में, याद नहीं, 10 ही में मान लीजिए। 10-12 में पढ़े, 3-4 बार फेल हो गए, 3 बार हो गए शायद, 3 या 4 बार ये फेल हो गए थे, 3-4 बार फेल हो गए। अब इनको इनको आत्महत्या का मन करा। इनको लगा कि भैया मेरे से जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चूंकि शादीशुदा थे, इनकी एक पत्नी थी, वो कितने साल की थी, वो 19 साल की थी। इनकी पत्नी एक 19 साल की पत्नी थी और ये 3-4 बार फेल हो गए थे। तो इनको आत्महत्या का क्या करा, मन करा, हताश हो गए थे कुल मिला के, आत्महत्या। तो आत्महत्या का इनको मन किया। इनने कहा कि मैं तो आत्महत्या कर रहा हूँ और मुझसे ना हो पाएगा। तो इनकी पत्नी बोली, जैसे पत्नी बोलती हैं, पत्नी बोली भैया तुम मर रहे हो तो सबसे पहले पहले मुझे मार दो, फिर तुम मर जाओ, मेरा क्या होगा, है ना। अगर तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो एक काम करो, पहले मुझे मार दो फिर तुम मर जाना। ठीक है, पत्नी ने इससे ये कहा, तो भैया ये तो उसमें भी तैयार हो गए। इन्होंने क्या करा, पत्नी को मार डाला। क्या करा, पत्नी को मार दिया। पत्नी को इन्होंने मार दिया। पत्नी ने चूंकि सहमति दे दी थी कि भैया तुम मुझे मार दो, उसके बाद खुद मर जाओ, अगर मरना ही चाहते हो तो पहले मुझे मार दो। तो इन्होंने पत्नी को मार डाला।
अब जो खुद को मारने वाले थे तो पकड़ दिए गए, या मान लो हौसला टूट गया इनका, खुद को नहीं मार पाए, ठीक है। अब इनका केस गया न्यायालय में, तो यही वाला सेक्शन लगा कि भैया पत्नी 18 वर्ष से ऊपर की थी, सहमति दी थी, तो इनको बचाव मिला कि नहीं मिला? इनको बचाव मिला, इनको इस धारा का बचाव दिला, न्यायालय ने इनको इस धारा का क्या दिया? बचाव दिया, ठीक। न्यायालय ने क्या दिया पासवान जी को? धारा 87 का बचाव दिया, क्योंकि पत्नी कैसी थी? पत्नी 18 वर्ष से अधिक उम्र की थी, और पत्नी ने स्वयं अपनी इच्छा से स्वैच्छिक रूप से जो है क्या दिया था? स्वीकृति दी थी। तो ऐसे मामलों में ही केवल बचाव मिलता है जहां आप मृत्यु के जोखिम को उठाते हो, वहां एज 18 वर्ष होती है, और किसी मामले में नहीं है। मृत्यु के जोखिम वाले मामलों में एज है 18 वर्ष सहमति की, मृत्यु का जहां जोखिम आप उठा रहे हो वहां सहमति की एज 18 वर्ष है, बाकी सभी मामलों में सहमति की एज जो है 12 वर्ष है, ठीक है। तो वो बलात्कार वाली सहमति वो अलग चीज है जो वहां थी, वो एक अलग चीज है, वहां भी 18 वर्ष है। तो मृत्यु के जोखिम वाली सहमति में एज 3 सहमतियां आती हैं अपनी आईपीसी में। एक तो मृत्यु के जोखिम की सहमति, ठीक है, इसमें भी एज 18 साल है। और जो आप जो रेप वाले चैप्टर में सहमति पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी जो है सहमति की एज 18 वर्ष ही हो गई है। और बाकी सभी में सहमति की एज कितनी है? 12 वर्ष है, ठीक है। 3 सहमतियां आपकी आईपीसी में मिलती हैं, इसके अलावा और कोई सहमति की एज नहीं मिलती, ठीक है। तो ये याद रखना है। जहां मृत्यु के जोखिम की बात आ जाती है वहां सहमति की एज कितनी हो जाती है? 18 वर्ष। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति मृत्यु के जोखिम को उठाता है, तो इसमें सहमति की एज कितनी होगी? इसमें सहमति की सदैव 18 ही वर्ष होगी। अगर मान लीजिए अगर ये मृत्यु की बात हो रही थी और अगर इसमें कोई 12 वर्ष से अधिक का, तो वो बचाव ये नहीं ले सकता था कि नहीं, मान लीजिए कोई की पत्नी आ जाए 18 वर्ष से ऊपर की नहीं थी होती, अगर वो 16-17 साल की होती और वो कहता नहीं सहमति की 12 वर्ष है श्रीमान मुझे बचाव दो, तो बचाव नहीं मिलेगा। मृत्यु के जोखिम उठाने वाली बात में आप 12 वर्ष वाले बच्चे से नहीं कह सकते कि वो इतना समझदार नहीं होता। हाँ, वो छोटी मोटी सहमतियां दे सकता, अपना हित समझ सकता है, लेकिन वो मृत्यु वाली सहमति देने में सक्षम नहीं होता, ठीक है। तो याद रखें कि मृत्यु की सहमति की बात आती है तो एज 18 हो जाती है, बाकी सारी सहमतियां हो उन सभी में जो है आपकी एज जो है 12 वर्ष मानी जाएगी, ठीक। ये तो आपको याद रखना है। अब देखिए आगे चलेंगे। सहमतियां हो गई, सिंपल है, सहमति ज्यादा कठिन नहीं है। एक दशरथ पासवान का केस जरूर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है ना। दशरथ पासवान का केस इंपॉर्टेंट है, सहमतियों में यही केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये तो सहमतियां हो गई। अब 92 आ जाइए, ये कह रहा भैया सहमति के बिना कुछ कार्य ऐसे, ये तो सहमति से हो गए कार्य, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बगैर सहमति के भी किए जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें सहमति लेने का समय ही नहीं मिलता, उसमें फिर आप सहमति ले ही नहीं सकते ना। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसकी दुर्घटना हो गई और आप डॉक्टर हैं, वो मूर्छित पड़ा है, बेहोश पड़ा है, उसके पर्स वगैरह में कोई एड्रेस वगैरह कुछ नहीं है। अब आप पता ही नहीं किसकी जो है इसका मतलब कोई गार्जियन है कि नहीं है, कहाँ का है, क्या है, आपको नहीं पता। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे? और उसका इलाज तुरंत आवश्यक है कि अगर 1-2 घंटे में आपने उसका इलाज नहीं किया तो हो सकता है वो मर जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, अब वो सहमति देने के लिए तो सक्षम नहीं है, इसका होश में आने का इंतजार तो करोगे नहीं। हो सकता है कि वो होश में आए ही नहीं, वो मर जाए, या हो सकता है कि उसके घर वाले कोई मिल ही नहीं रहे, आपको है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी सहमति के बिना भी आप कार्य कर सकते हो। तो वो कार्य आगे बताया गया है, 92 कहता है सहमति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। सेक्शन 92 इसी से संबंधित है। ये क्या है? सहमति के बिना, सहमति के बिना, ठीक है। ये सहमति के बिना की बात कह रहा है कि भैया सहमति के बिना अगर आप कोई कार्य करता है कोई व्यक्ति, ठीक है। देखिए 92 क्या कहता है। 92 कहता है कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई हो, ऐसी किसी अपहानि के कारण जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है यदि परिस्थितियां ऐसी हो। देखा, परिस्थितियों की बात आई है, तो मैंने पहले ही कहा कि परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि सहमति लेने लायक है आपके नहीं है। अगर परिस्थितियां ये सिद्ध कर देती हैं कि भाई सहमति की इतनी मतलब सहमति लेने का कोई समय ही नहीं था, उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था, तो फिर आपको इस धारा का लाभ मिलेगा। और शर्तें तो सेम वही है कि भाई सद्भावना पूर्वक होना चाहिए।
सद्भावना पूर्वक आपने कार्य किया हो, कोई आपको उपपत्ति कारित करने का कोई आशय ना रहा हो, और भले ही उस कार्य से उस व्यक्ति को कोई अन्य प्रकार की हानि हो जाती है, उपपत्ति हो जाती है, तो फिर आपको इस धारा का जो है लाभ मिलेगा। ये कह रहा है उस व्यक्ति के लिए, इसमें लिखा है यदि परिस्थिति ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह इसकी सहमति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सहमति देने में असमर्थ हो, और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भारसाधक कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, जिससे ऐसे समय ऐसी सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो, तब वह फायदे के संभव हो कि बात फायदे के साथ की जा सके। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि परिस्थितियों पे डिपेंड है ये मामला, कि अगर परिस्थितियां या कंडीशन इस प्रकार की हैं कि आप किसी व्यक्ति की सहमति लेने के लिए जो है, या वो व्यक्ति सहमति नहीं दे सकता, उसका कोई संरक्षक नहीं है, या सहमति देने में सक्षम नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति होता है कि भाई उसमें तो है लेकिन सहमति देने में सक्षम नहीं है, उसका कोई गार्जियन भी नहीं है। परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, ये मामला पूरा परिस्थितियों वाला है। तो परिस्थितियां अगर इस प्रकार की हैं कि आपको उसके फायदे के लिए अगर आप कार्य करते हो और वो व्यक्ति सहमति देने के लिए सक्षम नहीं है, और ना ही कोई उसका जो है गार्जियन वगैरह कोई है, तो इसमें अपवाद भी है। देखिए पहला अपवाद क्या कहता है, तो इस प्रकार अगर आप उसके बचाव में कोई कार्य कर देते हो और भले ही उस कार्य से उसको कोई अपहानि हो जाती है, तो आपको इस धारा का लाभ मिलेगा। अब देखिए इसमें अपवाद है। पहला अपवाद कहता है इसका अपवाद विस्तार साक्ष्य मृत्यु कारित या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न, मतलब जानबूझकर आप मृत्यु करोगे, स्वाभाविक सी बात है, आपको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है इसका अपवाद मृत्यु या घोरोपति के निवारण के या किसी रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न, मतलब आप वो तो ठीक है कि आप किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु, घोरोपति या अन्य कोई रोग से निवारण करते हो, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको हाथ वगैरह पैर वगैरह काट दो और अपंग बना दो तो भी लाभ नहीं मिलेगा इस धारा का। तीसरा कहता है इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपपत्ति करने या उपपत्ति कारित करने के प्रयत्न पर भी नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है कि मृत्यु से भिन्न मतलब कोई भी उपपत्ति कर इसका निवारण करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप जानबूझ के पहुंचा रहे हैं किसी को उपपत्ति, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही लिखा है कि इसका अपवाद का विस्तार उस अपराध के दुष्प्रेरण पर भी ना होगा जिस अपराध के किए जाने का विस्तार नहीं है। तो इनके दुष्प्रेरण अगर आप करते हैं, किसी व्यक्ति को नुकसान वगैरह पहुंचाते हैं, तो भी लाभ नहीं मिलेगा। इसके उदाहरण ज्यादा अच्छे हैं। उदाहरण देखिए, कहता है या आपने घोड़े से गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है। कायिक शल्य चिकित्सा यह विचार है कि या के कपाल पर शल्य क्रिया की जाए। कपाल मतलब उसकी खोपड़ी में, सिर में। का या की मृत्यु करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावना पूर्वक या के फायदे के लिए या के स्वयं के निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व भी कपाल पर शल्य क्रिया करता है, का ने कोई अपराध नहीं किया। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति घोड़े से, पहले घोड़े ही चलते थे, ठीक है, अब कार लगा लीजिए आप साहब कि भाई कार से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, पहले घोड़े ही थे सवारी के साधन, तो उसी के उदाहरण आपको आईपीसी में ज्यादा मिलते। आपको घोड़े के उदाहरण क्यों मिलते, क्योंकि घोड़ा ही होता था पहले। तो घोड़े से वो गिर गया, घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद एक शल्य चिकित्सक था, एक सर्जन था, डॉक्टर था, उसको ये लगा कि भाई इसका इलाज अगर नहीं किया, इसकी अगर जो भी कपाल यानी उसका मस्तिष्क का अगर चीर फाड़ नहीं की, तो ये मर जाएगा। क्योंकि डॉक्टर तो बचाने के लिए काम करता है, ऐसे में वो अगर उसकी शल्य क्रिया करता है और वो व्यक्ति भले ही मर जाए उससे, है ना, तो डॉक्टर को इस धारा का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें सहमति नहीं है, बगैर सहमति की, सहमति लेने का समय ही नहीं है, परिस्थितियां इस तरीके की सहमति नहीं ली जा सकती। दूसरा एक उदाहरण है, या को एक बाघ उठा ले जाए, इसके सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या को एक बाघ उठा ले जाता है, अब एक बाघ उठा ले जा रहा है, कोई बच्चे को उठा ले जाए, या मान लो किसी व्यक्ति को उठा ले जाए, अब एक बाघ ले जा रहा है और आपने अपना श्रेष्ठ निर्णय लिया कि भैया एक काम करें, इसको बाघ को गोली मार देते हैं, बाघ मर जाएगा और फिर जो छोड़ देगा। अब हो सकता है कि गोली बाघ को ना लग के जो है, जो व्यक्ति को उठा ले जा रहा है उसको लग जाए, भले ही गोली उसको लग जाए तो भी आप इस धारा में बचाव ले सकते हैं। लेकिन बस शर्त यही है कि ऐसा ना हो कि बाघ के चक्कर में आप जानबूझ के उसे गोली मार रहे हो। अगर जानबूझ के आप उसे गोली मार रहे हो कि बाघ उठा ले जाओ, अच्छा मौका मिला, बाघ पे गोली कहने के चक्कर में आप जानबूझ के उसको गोली मार देते हैं कि बोले बच गया बाघ से, तो हमसे तो बचेगा नहीं, ठीक है, तो फिर बचाव नहीं मिलेगा। हाँ, आप बाघ से छुड़ाने के लिए उसे गोली चलाते हो और बाघ में गोली न लग के उस व्यक्ति में गोली लग जाती, तो भी आपको इस धारा का बचाव मिल जाएगा। अगला उदाहरण है, कायिक शल्य चिकित्सा यह देखता है कि एक शिशु की एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसका प्राण घातक साबित होना संभव है। ये एक्सीडेंट की बात कह रहा है कि एक डॉक्टर है, उसको एक शिशु बच्चे का दुर्घटना हो जाती है, उसको लगता है कि भाई तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये बच्चा मर जाएगा, तो उसका अगर वो शल्य क्रिया कर देता है तो भी डॉक्टर को इस धारा के अधीन बचाव मिलेगा। एक और उदाहरण है, कायिक शिशु या के साथ
जलते हुए गृह में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कोई जलता हुआ गृह था, उसमें एक बालक फंस जाता है, उस बालक को बचाने के लिए एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है। अब वो ये अब ऊपर तो चढ़ गया लेकिन नीचे उतरने का कोई साधन नहीं, कोई तरीका नहीं है, वो बच्चे को कैसे बचाए? तो वो कहता है लोगों से कि नीचे कंबल तान के खड़े हो जाते हैं लोग, ऊपर से वो बच्चे को फेंकता है ताकि कंबल में उसको ले लिया जाएगा। उसने कंबल में फेंका, लोगों ने ले लिया, तो ले लिया, बच सकता है बच्चा, और हो सकता है उसने फेंका, थ्रो ठीक नहीं लगा हो, तो फिर भी उस व्यक्ति को इस धारा का बचाव मिलेगा। ठीक है, अगर वो बात अलग है कि भाई बच्चे को कंबल पे जानबूझ के थ्रो गलत करता है तो बात अलग। देखिए थ्रो, कोई हर आदमी थ्रो फेंकने में एक्सपर्ट नहीं होता है। ठीक है, उसने थ्रो फेंका, बच्चा नहीं लगा, नीचे गिर गया, या ठीक तरीके से नहीं हो पाया, हड़बड़ी हो जाती है ना, तो बच्चा भले ही कंबल से नीचे गिर जाए तो इस धारा का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, इस धारा का लाभ उसको दिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। तो ये जो 92 में जो कार्य है वो सहमति के बिना है लेकिन फायदे के लिए, सहमति के बिना लेकिन फायदे के लिए जो है किए जाते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ बेनिफिट, एक्ट ऑफ बेनिफिट कह सकते हैं, फायदे के लिए, फायदे के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको। ये कब है? ये सहमति के बिना। अभी सहमतियां पढ़ ली थी, अब ये सहमति के बिना है। अब देखिए संसूचनाएं आ जाती हैं 93 में। क्या है? संसूचना। संसूचना मतलब एक तरीके से सूचना, संसूचना, ये संसूचना है। संसूचना है कितने में? सेक्शन 93 में। सेक्शन 93 में क्या है? संसूचना दी गई। संसूचना मतलब जानकारी देना किसी को। कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित है और डॉक्टर को लगा कि भैया ये आदमी बच नहीं सकता, इसमें मतलब 5-6 महीने का जो है क्या है, 5-6 महीने ही जिंदा रहने वाला है, डॉक्टर को लगा। अब डॉक्टर ने गुड फेथ में कहा कि भैया इसको बता दो, कि ताकि ये जो है व्यक्ति जो है 5-6 महीने का मेहमान है, अपनी जिंदगी जी ले जैसा जीना चाहता है और जो काम करना चाहता है वो कर ले। तो डॉक्टर ने संसूचना दे दी सद्भावना पूर्वक। अब उसको आघात लग गया, उसको हृदय का आघात पे हो गया और वो उससे मर गया, तो डॉक्टर को एक धारा में बचाव मिलेगा। तो इसके लिए भी 2-3 शर्तें आवश्यक है। पहली तो जो संसूचना दी गई हो वो सद्भावना पूर्वक हो। सद्भावना तो सदैव में चलेगी, सद्भावना। ठीक है, सद्भावना पूर्वक देना चाहिए, गुड फेथ में आपने सूचना दी हो। दूसरा, फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए? उस व्यक्ति के फायदे के लिए। अब आप कहोगे क्या फायदा है? देखिए अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो डॉक्टरों का फर्ज ये बनता है कि उस सद्भावना पूर्वक, तो सही बात है, अगर डॉक्टर जानता है कि भाई इस सूचना को मैंने इसको दिया और ये मर जाएगा, पक्के में मर जाएगा, तो इस प्रकार से जानबूझकर अगर सद्भावना पूर्वक कार्य ना करते हुए डॉक्टर सूचना देता है तो डॉक्टर दोषी है। डॉक्टर क्या, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, और अगर डॉक्टर ये सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हो कि इसको सूचना दे देनी चाहिए, भैया 2-3 महीने का जो है जिंदा रहने वाला है ये व्यक्ति, 2-3 माह जिंदा रहने वाला, अब डॉक्टर ने सद्भावना पूर्वक उसके फायदे के लिए उसे सूचना दी। अब आप कहोगे इसमें उसका फायदा क्या? कई फायदे हैं उसके। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को, डॉक्टर को लगा कि ये भाई 2-3 महीने में मरने वाला है, तो ऐसे में डॉक्टर उसको सूचना इसलिए उसके फायदे के लिए देता है कि देखिए हर आदमी पे जिम्मेदारियां होती हैं। डॉक्टर ने कहा कि भैया आप 5-6 महीने या 6-3 महीना जिंदा रहोगे, तो हो सकता है कि समझदार आदमी, उसको सूचना मिली, उसको ये समझ में आ गया कि अब मैं 3-4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। वो बात अलग है कि वो ज्यादा जिंदा रह जाए, लेकिन 3-4 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहूंगा, तो हर इंसान की जो अपनी लायबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उनको वो निपटारा कर लेगा कि भाई उसके परिवार के जो भी लोग हैं उसके जाने के बाद उनको परेशानी ना हो, तो वो उन चीजों को मैनेज करके जाएगा, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर ने सूचना दे दी कि भाई अपने जो भी काम छोटे मोटे अधूरे बधूरे रह गए या जो परिवार की जिम्मेदारी है उनको जो निभा ले, ताकि इसके परिवार पे जब इससे चला जाएगा तो कोई दिक्कत ना आए। तो इसी उद्देश्य से डॉक्टर ने उसको सूचना दे दी। ऐसे में वो व्यक्ति को आघात लगा, मर गया, तो इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। एक उदाहरण इसी तरीके का इसमें दे रखा है, का एक शल्य चिकित्सक एक रोगी को सद्भावना पूर्वक क्या संसूचित करता है कि उसकी राय में यह वह जीवित नहीं रह सकता। इस आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। का ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह यह जानता था कि संसूचना से उस रोगी की मृत्यु कारित होना संभव है। डॉक्टर जानता जरूर था कि हम सूचना देंगे तो मृत्यु होने की संभावना है, करने का कोई आशय वगैरह नहीं था डॉक्टर का। डॉक्टर ने गुड फेथ में और सद्भावना पूर्वक उसको जानकारी दी है। कोई आशा नहीं रखता था डॉक्टर कि भाई इसकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ इतना देखिए, ये तो डॉक्टर जानता ही है कि कोई ऐसी सूचना है, हो सकता है उसको आघात लगे हो, ये तो डॉक्टर क्या सभी जानते हैं कि हम ऐसी सूचना हो सकता है। हर व्यक्ति एक तरीके का नहीं होता ना, कोई झेल पाता है, कोई नहीं झेल पाता है।
ठीक है, तो नहीं झेल पाया, उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे पे फिर डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। ये उदाहरण काफी आता है, इसको भी आप पढ़ के रखेंगे। इसका 93 का जो एग्जाम्पल है काफी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसके बाद देखिए 94 कहता है वह कार्य जिसके करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। ये मृत्यु की धमकी है, तत्काल मृत्यु की धमकी। तत्काल, एक मिनट, सीधा लिख लेते, मृत्यु की धमकी। मृत्यु की धमकी ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु की धमकी के द्वारा विवश किया जाता है, तो लिखा है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया जाता है। ठीक है, धमकी में भी मृत्यु से कम की धमकी नहीं चलेगी। ठीक है, ये कह रहा है हत्या और मृत्यु से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध है छोड़कर। ये कह रहा है पहले तो अपवाद हो गए, कौन कौन से अपराध? ऐसे अपराध जो हत्या से दंडनीय, ये अपवाद है, हत्या और मृत्यु दंड से दंडनीय, और जिन अपराधों में मृत्यु दंड की सजा होती है, मृत्यु दंड। और कौन से अपराध हैं? जो राज्य के विरुद्ध अपराध, इनको छोड़ के, इनमें कोई बचाव नहीं। राज्य के विरुद्ध ऐसे अपराध जो राज्य के, ये अपवाद है, इनमें कोई बचाव नहीं है, इनमें कोई बचाव नहीं है। जो अपराध हत्या है, मृत्यु दंड या राज्य के विरुद्ध, इनको छोड़कर ये कह रहा है मृत्यु दंड से दंडनीय उन अपराधों को जो राज्य के विरुद्ध छोड़कर कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया जाता हो जिससे उस बात को करते समय अभियुक्त युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए। तत्काल मृत्यु शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तत्काल, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, तत्काल मृत्यु हो जाए। ठीक है, तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु लिखा है, परंतु यह तब जबकि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपहानि सहने की युक्ति आशंका से अपने को उस स्थिति में ना डाला हो जिसमें वह ऐसी मजबूरी के अधीन पड़ गया। तो खुद अपने आप को अगर जोखिम में डालोगे तो फिर आपको ये भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये धारा, इसमें स्पष्टीकरण भी है। ये धारा क्या कह रही है? ये धारा कह रही है कि कुल मिला के ये कह रही है कि कोई व्यक्ति अगर जिसको धमकी दी जाती है, वो धमकी भी किससे कम नहीं होनी चाहिए? तत्काल मृत्यु, तत्काल मृत्यु से कम नहीं होनी चाहिए, मृत्यु की धमकी होनी चाहिए। और मृत्यु की भी धमकी कैसी? तत्काल मृत्यु की। ऐसा नहीं कि हम तुम्हें मार डालेंगे अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो लाभ नहीं मिलेगा। हमने आपको पिस्तौल दिखाई अभी और कहा कि ये काम करो तो आपको बचाव मिल जाएगा, क्योंकि तत्काल मृत्यु की धमकी होना चाहिए। इसमें ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, धमकी कैसी होनी चाहिए? तत्काल मृत्यु। और मृत्यु से कम कोई अपहानि का लाभ भी नहीं मिलेगा, कि मृत्यु से हमने बोला तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, ये करो, और आपने किसी की हत्या कर दी, तो लाभ नहीं मिलेगा आपको इस धारा का। ठीक है, तो इस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। इस धारा के लाभ के लिए एक ही शर्त इंपॉर्टेंट है कि मृत्यु की धमकी से कम नहीं होना चाहिए, और जो मृत्यु की धमकी है वो भी कैसी होनी चाहिए? तत्काल होनी चाहिए, एट ए टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया ऐसा काम कर दो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे भविष्य में, अभी नहीं मार रहे लेकिन मार डालेंगे, और आपने हत्या कर दी और बोले मुझे मृत्यु की धमकी मिली थी। बोले कौन सी धारा पढ़ रहे हैं अपन? धारा लिखना मैं भूल गया, 94, सेक्शन 94। बोले 94 का जो है बचाव चाहिए हमें, क्योंकि बोले उसने मुझे धमकी दी थी मृत्यु कारित करने की, कि हम तुम्हें मार डालेंगे नहीं तो ऐसा करो, तो फिर धारा 94 का लाभ नहीं मिलेगा। धारा 94 के लाभ के लिए आपको मृत्यु की धमकी मिलना चाहिए, और वो भी तत्काल मिलना चाहिए, और इससे कम अपहानि के मामले में भी लागू नहीं होती ये बात। ठीक है, क्या कहती है ये धारा? कि हत्या, मृत्यु, दंड से दंडनीय अपराध ना हो या राज्य के विरुद्ध अपराध ना हो। ठीक है, इनसे दंडनीय या किसी अभियुक्त धमकी के लिए विवश किया जाता है। ठीक है, और धमकी कैसी होती है? धमकी उसे स्वयं की तत्काल मृत्यु रूप, और स्वयं की, तत्काल मृत्यु का मतलब स्वयं की, ऐसा नहीं कि भैया किसी और की मृत्यु, तत्काल मृत्यु स्वयं की मृत्यु के बारे में भी लागू होती, स्वयं को, उसको स्वयं की मृत्यु के बारे में लागू होती, तत्काल उसी की खुद की मृत्यु कारित करने का जो है उसे धमकी दी जाती। एक मिनट, स्पष्टीकरण और देखी तब और ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला तो ये कह रहा है कि मृत्यु होना चाहिए स्वयं की और तत्काल होना चाहिए। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए,
पहला स्पष्टीकरण कहता है कि वह व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से देखिए थोड़ा सा क्लास चली गई थी। हाँ, तो इसमें हम उदाहरण जो स्पष्टीकरण पढ़ रहे थे उसमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से एक डाकुओं की टोली में शामिल हो जाता है। किस लिए शामिल हो जाता है? कि वो मारने पीटने की उसको धमकी दी थी, शामिल हो गया और अपनी इच्छा से शामिल हो गया। अब उस टोली ने कोई अपराध किया और ये बचाव चाहता है कि धारा 94 का लाभ मिल जाए। भाई अपनी इच्छा से शामिल हुए, केवल मारपीट की धमकी की वजह से शामिल हो गए हो, तो फिर आपको इस धारा का बचाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये धारा आपको बचाव तभी देगी जब मृत्यु की धमकी हो और जो है तत्काल मृत्यु की धमकी हो और अपनी इच्छा से नहीं किया गया हो। आपने आप अपनी इच्छा से जानबूझकर शामिल हो जाते हैं तो फिर जो है लाभ नहीं मिलेगा। एक दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण कहता है लोहार का कि डाकुओं की एक टोली द्वारा जो है एक लोहार जो है अपने औजार लेकर जो है घर तोड़ने के लिए विवश किया, जैसे जो डाकुओं की सेवा प्रवेश कर सके, लूट कर सके, अपवाद का फायदा उठाने का। ये कह रहा है कि डाकुओं की टोली द्वारा एक लोहार को पकड़ लिया जाता है, लोहार को पकड़ के ले जाया जाता है कि भैया इस घर का ताला खोल, नहीं तो हम तेरे को मार डालेंगे जान से। और ऐसे में लोहार जो है क्या करता है, वो ताला तोड़ देता है। तो लोहार को यहाँ लाभ मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि उसको तत्काल मृत्यु का भय दिया गया है। अब इस उदाहरण में भी आपको देखिए बारीकी से पढ़ने वाली बात यह है कि क्वेश्चन आता है कि लोहार, वैसे इतना देखते नहीं लेकिन कई बार देख लेते हैं, ध्यान में रखें। उसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, उदाहरण पढ़ें आप। ये क्या लिखा है? एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है, जैसे डाकू प्रवेश कर सके। इसमें लिखा है पहला, डाकू की एक टोली द्वारा अभिगृहित तो तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा, लिखा है ना, शब्द आया है तत्काल मृत्यु। अगर लोहार को पकड़ लिया जाता और कोई तत्काल मृत्यु का कोई भय नहीं दिया, केवल ये कहा कि तुम ताला तोड़ो नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, है ना। अगर तत्काल मृत्यु शब्द नहीं लिखा है तो फिर भैया लोहार भी इस धारा के अधीन बचाव नहीं पा सकता। ठीक, लोहार भी इस धारा के अधीन बचाव नहीं पा सकता। अब एक और दूसरा और ये ध्यान में रखना, शब्द होगा तत्काल मृत्यु। लोहार को भी तत्काल मृत्यु का भय होगा, तभी लोहार को बचाव मिलेगा। अगर केवल उपहति का भय है लोहार को, अगर क्वेश्चन डाल दिया जाता है एक लोहार को डाकुओं की टोली द्वारा उठा लिया जाता है और उससे काय की केवल लिख दिया जाता है कि उपहति का भय दिखाकर, उपहति का भय दिखाकर उससे ताला छुड़ाया जाता है, तो क्या डॉक्टर वो जो लोहार है बचाव मिलेगा? नहीं, केवल उपहति से बचाव नहीं मिलने वाला। तत्काल मृत्यु का भय जब तक नहीं होगा तब तक बचाव जो है नहीं मिलेगा, ये आपको याद रखना है। तत्काल मृत्यु का भय आवश्यक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सिर पर पिस्तौल लगा दे, आपके सर पर उसने पिस्तौल लगा दी और एक पिस्टल आपके हाथ में दे दी और बोला सामने वाले को गोली मारो नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ठीक, आपकी खोपड़ी पे हमने पिस्तौल लगाई और आपके हाथ में एक और रिवॉल्वर दे दी और एक सामने व्यक्ति खड़ा है, उससे कहा, तुमसे कहा, आपसे कहा कि उसको सामने वाले को गोली मारो नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, फिल्मों में होता है। तो क्या वो व्यक्ति जो पिस्तौल हाथ में लिए हैं उसको लाभ मिलेगा? इस धारा का उसको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप कहोगे तत्काल मृत्यु का भय तो है। भाई भय तत्काल मृत्यु का है, लेकिन भाई ये भी तो देखिए कि तत्काल मृत्यु का भय होने के साथ में आपके हाथ में रिवॉल्वर है, आप सामने वाले को मारने की बजाय पीछे वाले को भी मार सकते हो, इसीलिए आपको बचाव नहीं मिलेगा। ठीक, इसीलिए आपको बचाव नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति भय लिखा हुआ है तो बचाव नहीं मिलेगा। अब देखिए 94 और देख लीजिए, 94 थी ये, 95 और देख लीजिए। तो 9 इसका, इसमें कोई जो है ये केस देख लीजिए, इसी में धारा 94 वो का एक केस है, आर बनाम राम अवतार, आर वर्सेस राम अवतार है, वैसे अवतार है, अवतार उसमें अवतार ही लिखा है, ठीक है, नाम अवतार।
1925 इलाहाबाद का मामला है, 1925 का। इसमें क्या था, इस केस में जो है कोई एक व्यक्ति था, कुछ हत्या की होगी किसी की, उसने एक लाश पड़ी होगी, उस लाश को छिपाने के लिए इनसे कहा, और इनसे क्या कहा कि भैया तुम उस लाश को छिपाने में हमारी मदद नहीं करोगे तो तुमको भी मार डालेंगे, तत्काल अभी हाल तुम्हें ही मारते हैं। इन्होंने उसकी मदद करी लाश छिपाने में, क्योंकि तत्काल मृत्यु का इनको भय था, तो इनको इस धारा का लाभ दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि तत्काल मृत्यु का इनको भी भय था। ऐसे ही केस एक और है, बच्चन लाल बनाम राज, वो भी इसी तरीके का केस है, सेम फैक्ट है दोनों ही में। बच्चन लाल बनाम लाल का ये है, ये भी 1957 का केस है, बच्चन लाल बनाम राज का, सेम फैक्ट है दोनों केस में। इनमें लाश छिपाने के लिए मजबूर किया गया, और जिसको मजबूर किया गया उसको तत्काल मृत्यु का भय दिखाया गया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट केस नहीं है दोनों, है? अब देखिए 95, सेक्शन 95 देखिए, 95 95 कहता है तुच्छ अपहानी, तुच्छ, तुच्छ का मतलब होता है कोई चीज इतनी छोटी होना कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। इतना काम जो है इतना तुच्छ प्रकृति का होना, इतना छोटा प्रकृति। अब इसको अपराध ना मानने का एक वजह, ये अपराध, अब आप कहोगे ये कार अपराध नहीं, तो ये अपराध होते हैं, ये जो कार है ये अपराध तो होते हैं, लेकिन इनको बरता नहीं जाता अपराध जैसे, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि अगर ये छोटे छोटे मामले भी अगर न्यायालय में आने लगे, बोले उसने मेरी माचिस की तीली चुरा ली थी, एक बोले उसने मेरा छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया, एक कह रहा मेरी पेंसिल चुरा ली, तो उस पर न्यायालय में बाढ़ लग जाएगी, केस की तमाम बाढ़ लग जाएगी। बोले तो तुच्छ होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा, उन मामलों को तुच्छ माना जाता है, पेटी माना जाता है। तो जो पेटी केसेस कह सकते हैं, तुच्छ मामले कह सकते हैं कि सामाजिक समान समझ का व्यक्ति जो है इसका जो है शिकायत नहीं करेगा। इस एक ये स्युक्ति है धारा 95 पे, एक मिनट, धारा 95 पे संबंधित जो है एक स्युक्ति है, वो आपको डी मिनिमाइज नॉन क्रूअल लेक्स, ये आपको याद रखना है। जिसमें भी एक सूक्ति लगती है डी, मीनिंग मस, डी मिनिमस नॉन क्रूअल लेक्स। ठीक है, ये एक सूक्ति है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, या विधि तुच्छ अपहानी पर ध्यान नहीं देती, सीधी दोनों कुछ भी कह सकते हैं। विधि तुच्छ बातों पर, ये पूछी जाती है, बातों पर ध्यान नहीं देती। ठीक है, ये याद रखेंगे, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। ये बहुत ही छोटे केसेस होते हैं, इनमें न्यायालय ध्यान नहीं देता, विधि ध्यान नहीं देती, इनको ध्यान नहीं देता। हालांकि ऐसा नहीं कि 1995 में जो अपराध है वो अपराध नहीं है, अपराध तो है, लेकिन इतने छोटे हैं कि जिनका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ऐसे अपराध धारा 95 में जो है शामिल किए गए हैं, जो काफी छोटे होते हैं और जिनका कोई भी सामाजिक, इसमें भी आप 95 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, कोई बात इस कारण अपराध नहीं है कि उसने कोई अपहानी कारित होती है, कारित की जाना आशित है या कारित होने की संभावना ज्ञात है, वह इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति उसकी शिकायत ना करेगा। मतलब एक नॉर्मल आदमी उसकी शिकायत नहीं करेगा। अगर इस प्रकार का अगर कोई कृत्य है तो फिर उसकी जो है तुच्छ अपहानी मानी जाएगी। अब भाई बात आती कि कोई कार्य तुच्छ है या नहीं है, ये कौन, ये तो भाई न्यायालय निर्धारित करेगा कि कोई कार्य तुच्छ है या नहीं है, कोई कार्य कितना तुच्छ है। अब जैसे अपन कहते हैं कि भाई चोरी तो चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 1000 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है ना, अपन कहते हैं। अब मान लीजिए आप कोई केस ले गए कि भाई इसने 2 रुपए हमारे चुरा लिए, 5 का कलदार चुरा लिया हमारा, है ना, तो अब ये डिसाइड तो न्यायालय करेगा कि वो 5 के केस के लिए भाई चोरी का मुकदमा उचित समझता है या तुच्छ केस समझ के उसको खारिज कर देता है। स्वाभाविक सी बात है, तुच्छ बात है तो उसको खारिज करेगा न्यायालय, एक समाज बुद्धि का आदमी भी नहीं करेगा वो केस। तो ये डिसाइड करना न्यायालय का काम हो जाता है कि कोई मामला तुच्छ है या नहीं है। तो ये कौन तय करेगा,
ये जो है न्यायालय तय करेगा मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, अगर उसे तुच्छ लगता है तो उस तरीके के मामले वो ग्रहण नहीं करेगा। ठीक, एक मिनट। एक चीज और कही गई है इसमें कि अगर मान लो अपराध तुच्छ भी है, न्यायालय द्वारा कही गई है ये बात, इस पर नहीं लिखी, अगर कोई कार्य तुच्छ भी है लेकिन तुच्छ होते हुए भी अगर उस अपराध को रोकना जरूरी है, उस अपराध को इसीलिए रोकना जरूरी है ताकि समाज में लोग इस तरीके के कृत्य ना करें, तो वो भले ही अपराध तुच्छ हो तब भी न्यायालय उसका विचारण करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य उस चीज को रोकना, भले ही वो तुच्छ प्रकृति का है। जैसे कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम का एक केस है, बीणा बनाम यूसुफ खान, बीणा बनाम इसी में है वर्सेस यूसुफ खान। ये खास क्या कहते हैं आप फूड वाला एक्ट का केस है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का जो है। और नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, बीड़ा बनाम यूसुफ खान 1966, ये केस भी नहीं, ये केस तो आप याद रखें, ये केस जो है आपका काय से संबंधित है, धारा 95 से संबंधित है, पेटी केस से संबंधित है। जैसे कि मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ऐसी, कुछ विधियां ऐसी बना दी जाती हैं जिनके अपराधों को रोकना जरूरी है। तो जैसे कि मान लीजिए फूड एक्ट हो गया, खाद्य खाद्य अपमिश्रण अधिनियम है, उसके तहत आपने कोई अपराध किया है, अब भला से थोड़ा सा मिलावट की हो, छोटी सी मिलावट की हो, थोड़ा बहुत किया हो, तो चूंकि इस अधिनियम का उद्देश्य कभी वो मिलावट को रोका जाए, तो वो भी अपराध माना जाएगा, भले ही वो तुच्छ क्यों ना हो, आपने जरा सही मिलावट क्यों ना हो की हो। इसके अलावा जो है आपका सिविल अधिकार अधिनियम है, सिविल अधिकार में सिविल अधिकार अधिनियम है, सिविल अधिकार में अनटचेबिलिटी से संबंधित एक्ट है, इसको सिविल अधिकार अधिनियम कहते हैं। तो सिविल अधिकार अधिनियम है, उसके तहत आप अनटचेबिलिटी करते हुए उस तरीके का एक्ट का, तो भले ही थोड़ा बहुत ही क्यों ना किया हो, चूंकि उसका उद्देश्य उसको रोकना है, तो भी आपको बचाव नहीं मिलेगा। तीसरा आपका SC/ST एक्ट है, भले ही आपने थोड़ा सा कृत्य ना क्यों ना किया हो, चूंकि इन जो अपराधों का उद्देश्य है, इन अपराधों का उद्देश्य है उस अपराध को रोकना, चाहे वो कितनी छोटी प्रकृति का ही क्यों ना हो, कितनी तुच्छ प्रकृति का ही क्यों ना हो, तो भी आपका विचारण होगा। आप ये धारा इसका लाभ नहीं ले सकते कि भैया 95 का लाभ दे दो, हमने बिल्कुल छोटा था, थोड़ी सा तो करा था, ज्यादा करा ही नहीं था, थोड़ी सा करा, तो भी आपको धारा 95 का जो है लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, बाकी आज तक इतना ही रहने दीजिए, फिर आप देखेंगे कल से जो है प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर 106 तक, प्राइवेट डिफेंस जो है 96 से लेकर 106 तक है, ये अपन देखेंगे कल। तो ये वाला चैप्टर आपका हो जाएगा खत्म, कल ही हो जाएगा खत्म, ये वाला चैप्टर कल देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।